तो चलिए सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं एजुथाचान पुरस्कारम इज द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर ऑफ ऑप्शन ए तेलंगाना गवर्नमेंट, ऑप्शन बी केरला गवर्नमेंट, ऑप्शन सी कर्नाटक गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये जो पुरस्कार है जिसका नाम है एजुथाचान पुरस्कारम, ओके, तो ये कौन सी यहाँ पर राज्य सरकार का जो है ना ये लिटरेरी ऑनर है। तो लिटरेरी कहना का मतलब कि साहित्य में जो यहाँ पर किताबें लिखते हैं जो जिनके द्वारा पब्लिशिंग होती है, ओके, तो साहित्य में जो है ये ऑनर दिया जाता है और ये हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। तो कौन सी सरकार का ये लिटरेरी ऑनर है? तो क्या आंसर सही है इसका? तो क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी केरला गवर्नमेंट। तो जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ ना, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं किसी भी एग्जाम में। आप जो है ना, अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो जहां जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आएगा या फिर करंट अफेयर्स का पोर्शन आएगा ना, तो वहां पर आपकी काफी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और अच्छी पकड़ जो है ना आपकी जनरल अवेयरनेस की कैटेगरी में बन जाएगी। तो फॉलो करके चलें और साथ साथ जितने भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पर पूछता हूँ, तो पहले से खुद से यहाँ पर अपना दिमाग लगाया करें कि क्या आंसर सही हो सकता है। थोड़ा गैस भी लगाया करूँ। जैसे ये नाम है ना, तो इस नाम से भी थोड़ा यहाँ पर गैस लगाया करो कि ऐसी भाषा का उपयोग जो है जो हमारे दक्षिण भारतीय राज्य है वहां पर कहाँ पर हो सकता है, कौन सा राज्य में हो सकता है। तो इस तरीके से भी अपना जो साइंटिफिक टर्म है उसको यूज किया करें। तो यहाँ पर जो नाम लिखा गया है अजूथाचन, तो यहाँ पर ये कौन है? इनको जो है ना फादर ऑफ मलयालम लैंग्वेज कहा जाता है और इन्हीं के नाम से जो है यहाँ पर ये पुरस्कार जो है ना लिटरेरी अवार्ड जो है ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड एट ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मिजोरम। तो कौन सा आंसर सही है इसका? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है, शायद आपको पता ही हो, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी असम। तो जो एक सिंह वाला जो गैंडा होता है ना, तो उसकी सबसे ज्यादा जो आबादी पाई जाती है भारत में, तो इसी काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है पाई जाती है। तो यहाँ पर ये नेशनल पार्क भी है और साथ ही साथ टाइगर रिजर्व भी है। ओके, तो टाइगर रिजर्व भी जो है इसी एरिया में आता है। तो ध्यान रखिए जब भी फ्लड्स आते हैं आसाम में, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर भी तबाही होती है। बहुत सारे जो जंगली जानवर होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो जो फ्लड्स का जो यहाँ पर जो नुकसान होता है ना, तो यहाँ पर बहुत सारा जो एरिया है वो जो है तबाह हो जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, तो यहाँ पर देखो ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना, वो भी इसके बीचों बीच बीच में से निकलती है। ओके, इस नेशनल पार्क में से, तो जिसकी वजह से जो फ्लड्स आते हैं, तो उससे जो ये वाला नेशनल पार्क है वो भी प्रभावित हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि भारत का सबसे यहाँ पर वाइडेस्ट जो यहाँ पर जो रिवर है, जो सबसे चौड़ी रिवर है, ठीक है, जो मतलब जिनकी यहाँ पर जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा है, तो वो कौन सी रिवर है और उसका कितनी यहाँ पर जो है यहाँ पर विड्थ साइज है, तो उसके बारे में आंसर दीजिए। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 43, काजीरंगा नेशनल पार्क इज नॉट क्रिस क्रॉस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी मोरा धनसिरी, ऑप्शन सी दिपलू एंड ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। ओके, तो इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क को क्रिस क्रॉस नहीं करती? कहने का मतलब कि आधे तिरछे तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ से इस नेशनल पार्क से नहीं गुजरती है। ओके, तो कौन सी नदी नहीं गुजरती है? तो इन चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर कौन सा है? तो जो सही आंसर इसका है वो है महानदी। ओके, तो महानदी जो है वो थोड़ी अलग पड़ जाती है। छत्तीसगढ़ और यहाँ पर जो ओडिशा है, तो वहां वहां से गुजरती हुई ये आगे जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। ओके, लेकिन जो बाकी ये तीन नदियां हैं, ओके, तो ये जो है इस नेशनल पार्क से गुजरती हैं। ध्यान रखिएगा सिर्फ ब्रह्मपुत्र नहीं गुजरता, इसके अलावा कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं इसकी जिनका नाम यहाँ जहां पर आपके सामने है। ओके, तो ये भी गुजरती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 44, केवाड़िया टूरिज्म सर्किट व्हिच इज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय पीएम इज लोकेटेड एट ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो कौन सा आंसर सही है? केवाड़िया क्यों मशहूर है? क्या ऐसी चीज है वहां पर लगी हुई जिससे केवाड़िया जो है ना काफी जो है अभी इंपॉर्टेंट साइट बन चुका है भारत में। तो पहली बात, ये है कहाँ पर? तो ये है ऑप्शन ए गुजरात में यहाँ पर स्थित है केवाड़िया टूरिज्म सर्किट। तो बिल्कुल इस पूरे सर्किट को ना एज ए टूरिज्म हब के तौर पर विकसित किया गया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने सर्किट का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके द्वारा इस सर्किट का उद्घाटन किया गया है। तो इसी के आसपास यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्टैचू है, ओके, जो जिसको हम दुनिया का सबसे लंबा जो सबसे ऊंचा जो स्टैचू जो है ना वो कहते हैं। तो क्या नाम है उस स्टैचू का? और आगे है क्वेश्चन नंबर 45, सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड ऑन ऑप्शन ए गंगा रिवर, ऑप्शन बी साबरमती रिवर, ऑप्शन सी नर्मदा रिवर, ऑप्शन डी गोदावरी रिवर। तो सरदार सरोवर डैम, ओके, वो भी केवाड़िया के आसपास के इलाके में ही यहाँ पर है। ओके, तो केवाड़िया जो रीजन है उसके पास में ही यहाँ पर सरदार सरोवर डैम भी है। तो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है ये? ओके, तो बताइए राइट आंसर क्या है? गंगा तो हो नहीं सकती क्योंकि गंगा तो उत्तर प्रदेश में से गुजरती है। तो यहाँ पर सरदार सरोवर डैम तो गुजरात में है। तो वहां पर साबरमती गुजरात में है, नर्मदा गुजरात से होकर गुजरती है। तो क्या गोदावरी गुजरती है?
ओके, गोदावरी यहाँ पर गुजरात से होकर नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन बी और सी बची। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है? इसमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नर्मदा रिवर। क्वेश्चन नंबर 46, नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ऑप्शन ए अक्टूबर 30, ऑप्शन बी अक्टूबर 31, ऑप्शन सी अक्टूबर 25, ऑप्शन डी अक्टूबर 2। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको आता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अक्टूबर 31। तो नेशनल यूनिटी डे किन की बर्थ एनिवर्सरी के दिन पर हम जो है सेलिब्रेट करते हैं? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ओके, तो 31 अक्टूबर जो है 31 अक्टूबर उनकी यहाँ पर जो है जन्मतिथि होती है, जिसको यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं एज ए नेशनल यूनिटी डे। आगे है क्वेश्चन नंबर 47, मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान was inaugurated recently. The project is eyed to attract almost 20 lakh tourists every year. It is located at ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी राजस्थान। तो ये मानसर जो इलाका है, ओके, मानसर लेक, ये कहाँ पर पड़ती है? ओके, क्या हरियाणा में पड़ती है या फिर ये जम्मू कश्मीर में है, जहाँ राजस्थान में या फिर त्रिपुरा में? तो राइट आंसर क्या है इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो ये मानसर लेक जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए इसी के रिलेटेड, क्या ये जो मानसर लेक है, क्या ये भारत की रामसर साइट है? ओके, तो रामसर साइट का क्या इसको यहाँ पर टैग मिला हुआ या नहीं मिला? इसका आंसर दीजिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 48, रिसेंटली एन इंडियन स्टेट हैज प्रपोज्ड टू हेल्प लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज डिटेक्ट इलिसिट हेम्प, a variety of cannabis cultivation using remote sensing and artificial intelligence technologies, and this state is। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक भारतीय राज्य है जिसने हाल ही में यहाँ पर एक लॉ प्रपोज किया है कि जो मतलब कि जो हमारी यहाँ पर जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, ओके, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनकी मदद करनी है कि अगर पूरे प्रांत में किसी तरीके की भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, किस मायने में? अगर किसी भी तरीके से भांग की कल्टीवेशन हो रही है, ओके, मतलब भांग, अगर किसी तरीके का ऐसा नशीला पदार्थ जो है उसकी कल्टीवेशन हो रही है, ओके, तो ये इलीगल है। तो अगर इसकी कल्टीवेशन हो रही है, ओके, तो इनको इसी को रोकने के लिए यहाँ पर जो है अभी सैटेलाइट्स का आप यहाँ पर जो है यूज किया जाएगा, सैटेलाइट्स इमेज का यहाँ पर यूज किया जाएगा, जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं रिमोट सेंसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज। ओके, तो अभी ये कौन सा राज्य है जिसने ऐसा प्रपोजल अभी रखा है? ओके, तो कौन सा राज्य है जो कि यहाँ पर जहाँ पर हैम्प जो है, जो ये भांग होती है, इसकी खेती अच्छी खासी यहाँ पर है होती है, ओके, लेकिन इलीगली होती है। तो यहाँ पर देखो, ये भी कैनाबिस की एक वैरायटी है। तो कैनाबिस को हम यहाँ पर मैरिजुआना भी बोलते हैं। तो इसकी अलग अलग जो है वैरायटीज निकल कर आती हैं, ओके, उसी में से यहाँ पर जो है इस एक कैटेगरी है भांग की, जिसको हम यहाँ पर हैम्प बोल रहे हैं। तो कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी झारखंड। तो कौन सा आंसर सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओडिशा। और आगे है क्वेश्चन नंबर 49, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो पहले भी यहाँ पर नेशनल कमीशन था, लेकिन इसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, क्योंकि संवैधानिक बॉडी ये नहीं थी। लेकिन हाल ही में यहाँ पर एक अमेंडमेंट की गई हमारे भारतीय संविधान में। तो वो कौन से नंबर की अमेंडमेंट थी जिसके चलते यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया? ऑप्शन ए 102nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 103rd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 101st अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी 100th अमेंडमेंट। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 102nd अमेंडमेंट। ओके, तो अभी मुझे 103rd अमेंडमेंट के बारे में बताइए, ये किसके बारे में थी? देखिए, ये जो अमेंडमेंट थी ना, तो इसमें यहाँ पर क्या किया गया था, जो रिजर्वेशन कोटा होता है ना, तो पहली की यहाँ पर सरकारें, यहाँ पर पहले की जो रूलिंग थी सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें ऐसा था कि 50% से ज्यादा जो है ना वो रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ओके, तो ऐसा था कि 50% आप जनरल के लिए रखोगे, ओके, सीट्स जहां पर भी आपने रिजर्वेशन देना है, और 50% में जो है ना आप रिजर्वेशन नहीं करोगे। ओके, जैसे हम जनरल 50% में आप रिजर्वेशन रखोगे और 50% में रिजर्वेशन नहीं रखोगे, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए जाएगा। तो जहां पर रिजर्वेशन रखनी है, तो वहां पर जिन जिनको भी रिजर्वेशन आपने देनी है, एससी को देनी है, एसटी को देनी है, ओबीसी को देनी है, या किसी माइनॉरिटी को देनी है, तो उसी 50% में से ही आपको कवर करना होगा। ओके, बाकी का 50% जो है ओवरऑल जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा। लेकिन अभी 103rd अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ है, अभी वो 50% जो रिजर्वेशन की कैटेगरी थी उसको बढ़ाकर अभी 60% जो है ना वो कर दिया गया है। ओके, तो इस तरीके से 10% और रिजर्वेशन की कैटेगरी बढ़ा दी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे जनरल कैटेगरी में भी कुछ ना इकोनॉमिकली वीकर लोग होते हैं, ओके, तो वहां पर उनको फायदा नहीं मिल पाता रिजर्वेशन का, तो उनको फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पर ये 103rd अमेंडमेंट जो है भारतीय संविधान में की गई थी। और आगे बारी है 101st अमेंडमेंट की। तो यहाँ पर इस अमेंडमेंट का क्या मतलब था? और देखिए, इसी अमेंडमेंट के जरिए ना भारत में जीएसटी लागू हुआ है।
ओके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2016 को जिसको लागू किया गया था, तो वो इसी 101st अमेंडमेंट के तहत जो ना उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है भारत में। ओके, तो कौन से आर्टिकल के तहत यहाँ पर जीएसटी जो है लागू होता है, तो आर्टिकल नंबर क्या है इसके बारे में बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और लास्ट है 100th अमेंडमेंट। तो इस अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारी टेरिटरीज थी, छोटे छोटे एनक्लेव्स थे, जिनको ट्रांसफर किया गया था। ओके, कुछ यहाँ पर टेरिटरीज को बांग्लादेश को दे दिया गया, और बांग्लादेश में से भी बहुत सारी यहाँ पर टेरिटरीज थी जिनको यहाँ पर इंडिया को सौंप दिया गया। तो बहुत से ना, जब से आजादी मिली थी 1947 के बाद में से, और बाद में जब 1971 के बाद बांग्लादेश भी बना, तो बहुत सारे बॉर्डर एरियाज में ऐसे एनक्लेव्स थे, ऐसे एरियाज थे जिनका अभी पता ही नहीं था कि इनकी सिटीजनशिप क्या है, ये बांग्लादेशी है या फिर ये भारतीय है। तो अभी उन्हीं का यहाँ पर निपटारा किया गया 100th अमेंडमेंट के तहत। यहाँ पर हमने कुछ एरिया अपने जो कुछ एनक्लेव्स थे वो बांग्लादेश को दे दिए, और बांग्लादेश के कुछ एरिया जो है ना वो अपने पास रख लिए। तो ज्यादा एरिया हमारा ही गया था उधर के इस अमेंडमेंट के तहत भी। ओके, तो ये डिस्प्यूट था, बॉर्डर डिस्प्यूट था काफी लंबे समय से, तो इसको शांतिपूर्वक जो था हल कर दिया गया 100 अमेंडमेंट के चलते। और अभी जो भारत और बांग्लादेश में जो इकलौता डिस्प्यूट बचा है ना, वो है तीस्ता रिवर को लेकर। ओके, तो तीस्ता रिवर को लेकर, उसके पानी के बंटवारे को लेकर यहाँ पर बांग्लादेश सवाल उठाता रहता है। बाकी जितने भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी, लगभग लगभग सभी का सोल्यूशन जो है निकल चुका है। तो बांग्लादेश के साथ एज ए फ्रेंडली हम ट्रीट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से ही इसको तोड़ा है, तो हमारा बहुत अहम योगदान रहा है इसको तोड़ने में। तो और हमें सपोर्ट भी थी रशिया की, यूएसएसआर की उस समय। तो यहाँ पर इसी को हम जो है ना एज ए फ्रेंड हम मानकर चलते हैं, बांग्लादेश को उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 50, द वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, ओके शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं वैभव, समिट इज ए ग्लोबल वर्चुअल समिट रिलेटेड टू। ऑप्शन ए इंडियन साइंटिस्ट ओनली, ऑप्शन बी ओवरसीज एंड रेजिडेंट इंडियन रिसर्चर्स एंड academicians, ऑप्शन सी कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी ट्रेडिशनल एजुकेशन। तो ये किसके बारे में है समिट, किसके साथ रिलेशन है इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ओवरसीज एंड रेजिडेंट इंडियन रिसर्चर्स एंड एकेडमिशियंस। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ओके इंपॉर्टेंट है। तो वैश्विक भारतीय विज्ञान समिट, ओके, तो ग्लोबल वर्चुअल समिट है ये।